प्यारे साथियों नमस्कार। मैं डीवीडी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि मैं आप लोगों से ये बताया था कि हम लोग जो है यूपी बोर्ड के क्लास 10th के मैथ के 2024 में जो पेपर हुए थे उसके आज संपूर्ण पेपर हल के ऊपर हम लोग बात करने वाले थे, जिसके मैंने अब तक जो है 2 लेक्चर बना दिए हैं। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप जाकर के देख सकते हैं मेरे इस YouTube चैनल पर। और जो पेपर का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं उसका पेपर कोड 822 IB है और उसमें हमने टोटल जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे उनको हल करा दिया एक एक करके। आज हम लोग जो है इस वीडियो लेक्चर में मेरे भाई पार्ट बी स्टार्ट करने वाले हैं और पार्ट बी में क्वेश्चन 1 से शुरू होता है और क्वेश्चन इस एक में जितने भी आपके खंड हैं A B C D उन सबको एक एक करके कवर करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में हम लोग, ठीक ना। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रश्न 1 में जितने भी खंड हैं उन सभी खंडों को पढ़ते हैं और उसका एक एक करके सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक ना। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पेपर मेरे पास है ही है, बस इस क्वेश्चन को मैं इस पे लिखता हूं और लिखने के बाद उसका हल बताता हूं आप लोगों को। तो ये स्टार्ट करते हैं इसको है। तो पहला ही क्वेश्चन आपका है पार्ट बी का, मतलब खंड बी का। इसमें कह रहा है कि सभी खंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 जिसका ए वाला दिया है भाग, ये कह रहा है यदि cot a बराबर b अपॉन a तो सिद्ध कीजिए कि b sec a बटे में a cosec a बराबर 1। मतलब ये कि हमें इस पूरे का मान 1 लाना है और आपके पास दिया है cot a बराबर b अपॉन में a। तो ये त्रिकोणमिति के सवाल दे रखे हैं। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखिएगा ध्यान से। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसको sec a और cosec a का मान चाहिए, है ना। बाकी इस मान में रख दूंगा तो हल करने पर a मिल जाएगा। तो sec a और cosec a का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, इसके लिए मेरे पास cot a बराबर में दिया है b अपॉन में कितना a दे रखा है, इसी का यूज करते हैं। देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यहां पर क्या सोल्यूशन में कि गिवन हमारे पास है क्या दिया है भाई कि cot a और cot a बराबर b अपॉन में कितना है a, ये दे रखा है। अब आप जानते हैं कि जो cot थीटा होता है उसका फार्मूला लंब आधार बटे में लंब होता है। मतलब ये जो आपका दिया है ये आपका आधार है, ऊपर आधार होता है और बटे में लंब होता है, ऐसा फार्मूला होता है। तो अगर मैं इसकी सहायता से एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं तो समकोण त्रिभुज में आप एकदम पूरा क्लियर रहेंगे कि ये मैंने कहा a है तो a के सामने लंब हो जाएगा और लंब का मान दिया है a ले लेंगे। आधार नीचे हो जाएगा आपका आधार a और इसका मान दिया है b। कण का मान हमें निकालना पड़ेगा और कण का मान निकालने के लिए लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। सब लोग जानते हैं इस चीज को है, तो लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है कि कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ही होता है। बेसिकली हमें इसी कण का मान निकालना है, तो कण का मान निकालेंगे तो लंब का मान a दिया है, आधार का मान b दिया है, रख देंगे यहां पर। तो आएगा कण का स्क्वायर बराबर लंब का मान a, तो आएगा a का स्क्वायर प्लस आधार का मान b का स्क्वायर। ये स्क्वायर भेजेंगे कड़ी में तो आएगा कण बराबर हो जाएगा अंडर रूट में आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मिल जाएगा कण का मान। मतलब ये जो कण दिया है इस कण का मान हमारे पास जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मिल जाएगा। सिंपल चीज ये है। अब इसकी सहायता से मैं sec a और cosec a निकाल लेता हूं। यही नीचे sec a निकालेंगे तो sec a का फार्मूला होता है कण बटे में आधार। किसका फार्मूला होता है, कण बटे में आधार, ये आपका sec a का फार्मूला होता है। कण का मान मैंने यहां निकाल लिया है, ये दिया है कड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रख देंगे यहां पर। तो हमारे पास आएगा sec a बराबर कड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और आधार का मान दिया है b, तो b मिल जाएगा। sec a का मान कड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में b हो गया। cosec a निकालते हैं, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं कि cosec a निकालेंगे, cosec a और cosec a का फार्मूला होता है कण बटे में लंब, ये साइन उल्टा होता है, कण का मान ही नहीं दिया है हमारे पास। तो फिर आएगा आपके पास cosec a बराबर कण दिया है, कण का मान आएगा कड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और लंब का मान दिया है a, तो बटे में a हो जाएगा। sec a और cosec a मिल गया है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, मतलब ये हमारा LHS है, RHS 1 लाना हमको है। तो LHS को सॉल्व करेंगे, RHS मंगाएंगे हम लोग। देखिए ध्यान से मैं LHS सॉल्व करता हूं, लेकिन यहां पर क्या LHS बराबर दिया है आपके पास b
सेक ए और बटे में दिया है ए, फिर लिखा है आपका कोसेक ए, ये लिखा हुआ है। बराबर के नीचे बराबर लिखिएगा बी गुणे, जहां पर सेक ए दिया है उसका मान मैं ये रखता हूं क्योंकि मैंने निकाल लिया है। ये आएगा कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में बी, फिर पूरे के बटे में ए था गुणे कोसेक ए दिया है, इसका मान हो जाएगा कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे में आएगा ए से एक कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, बचेगा हमारे पास कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर पूरे बटे में कड़ी में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे पूरा कटेगा, ये पूरा कट जाएगा इससे, तो हमारे पास आएगा एक और ये हमारा क्या है RHS, मिल जाएगा RHS, ठीक ना। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर ए का पहला ए वाला खंड हमने हल कर लिया मेरे भाई, बहुत सिंपल था ये, 1 नंबर का सवाल था ये। अब इसी के साथ हम लोग बढ़ने जा रहे हैं बी की ओर, देखते हैं बी वाला कहता क्या है। मैं इसको मिटाता हूं और बी को देखता हूं, ठीक है। तो प्यारे भाइयों, हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला भाग खत्म किया, ए वाला। अब हम लोग क्वेश्चन ए का बी वाला भाग खत्म करेंगे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन पहले का बी वाला भाग। ये कह रहा है कि x के किस मान के लिए 2x x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी की एक खास विशेषता होती है, यहाँ पे समांतर श्रेणी बोल दिया है जिसमें 3 पद है, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों पद समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी की खास विशेषता ये होती है, जैसे मैं कह दूं आपसे कि अगर मान लिया जाए कि पहला पद T1 है, बेसिकली एनसीईआरटी किताब में सब लोग A1 B1 C1 मानते हैं, हम लोग नहीं मानेंगे बल्कि T1 मानेंगे। तो अगर ये मैंने कह दिया कि T1 आपका पहला पद है, T2 आपका दूसरा पद है, T3 आपका तीसरा पद है और ये डॉट डॉट आपके जो है AP में है। AP का मतलब ये होता है कि समांतर श्रेणी में है। तो जब कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में होती है तो उनका सर्वांतर क्या मेरे भाई, सर्वांतर जो होता है, सार्वांतर ऐसे लिखते हैं, सर्वांतर ऐसे के लिए जाए सर्वांतर, और सर्वांतर को हम लोग दर्शाते हैं डी से। डी जो होता है वो आपका होता है T2 माइनस में T1 या बराबर में होता है T3 माइनस में T2, ये फार्मूला आपका बनता है। तो कहने का मतलब जब ये आपका सर्वांतर समान है तो AP में हो जाएगा, ये प्रॉपर बात है। तो अगर अधिक में से कम वाला घटाएंगे तो सर्वांतर मिलेगा, और हर दो पदों का अंतर समान आता है तो वो श्रेणी AP में होगी, मतलब समांतर श्रेणी में होगी। और सवाल में तो पहले ही बोल दिया है ये तीनों पद आपके समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब सर्वांतर बराबर होगा। सर्वांतर क्या होता है कि दो पदों का अंतर, मतलब इसमें से ये घटाएंगे फिर इसमें से ये घटाएंगे तो उनका मान बराबर होगा, ठीक ना। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, लिखिए जरा कि चूंकि लिखेंगे यहां पर क्या कि चूंकि 2x x प्लस 8 तथा आपके पास एक आएगा 3x प्लस 1 AP में है। AP का मतलब हो गया कि समांतर श्रेणी में है, ये आपसे पहले ही बोल दिया है, AP में है। तो ये इन तीनों पदों का जो सर्वांतर होगा, सर्वांतर मतलब दो पदों के बीच का अंतर, अधिक में से कम वाला घटाना, अधिक में से कम वाला घटाना, ये सर्वांतर निकलता है। तो सर्वांतर इनका समान होगा, लिखेंगे यहां पर क्या कि इसलिए सर्वांतर, ऐसे थोड़ा सा सर्वांतर मैं से लिख दे रहा हूं यहां पर, इसलिए इनका जो सर्वांतर होगा सर्वांतर समान होगा, सर्वांतर समान होगा, ये कहने का मतलब है। तो जब सर्वांतर समान होगा तो हमारे पास फिर क्या आएगा, इसलिए सर्वांतर मतलब ये अधिक में से कम वाला घटाएंगे, अधिक में से कम वाला घटाएंगे, तो x प्लस 8 में से 2x घटा दो भाई। तो पहले आएगा x प्लस 8, इसमें घटाना है किसको 2x, तो माइनस में 2x बराबर में, फिर अब अधिक में से ये कम वाला घटाएंगे, अधिक दिया है हमारे पास कितना 3x प्लस 1, घटाना है किसको मेरे भाई, घटाएंगे माइनस कितना हो जाएगा x प्लस में 8, ये मिलेगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो x का मान है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए x दिया प्लस में, माइनस में 2x दिया है, घटाएंगे तो बचेगा आपके पास माइनस x प्लस 8 बराबर, यहां पर आएगा आपके पास 3x प्लस 1, फिर कोष्टक बाहर माइनस से अंदर चिन्ह बदलेंगे तो आएगा माइनस x, माइनस में हो जाएगा 8, ये मिलेगा। उसके बाद अगेन सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस x प्लस में 8 बराबर, ये 3x में से
x घटेगा, बचेगा आपके पास 2x, फिर ये घटेगा तो आएगा माइनस में 7, इतना मिल गया हमको। अब इसमें x वाले पद को एक तरफ लो, बिना x वाले को एक तरफ लो, ये आपका प्लस में इधर आएगा माइनस, तो ये आएगा माइनस एक्स, फिर माइनस 2x बराबर हो जाएगा माइनस 7, माइनस में हो जाएगा 8, ये प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो आएगा माइनस में 3x बराबर हो जाएगा माइनस में 15, माइनस माइनस कटेगा, x का मान निकालेंगे 3 जाएगा बटे में तो आएगा x बराबर हो जाएगा 15 बटे में 3, सॉरी हाँ 15 बटे में 3, x का मान निकालेंगे तो आएगा 5 3 15, x का मान निकल गया और ये हमारा क्या है, आंसर है। तो ये भी बड़ा सिंपल ही था, ठीक है ना मेरे भाई। इसको हम लोग मिटाते हैं और इस सवाल में अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत होगी तो जरूर बताइएगा। मैं मिटाता हूं और देखते हैं अगला क्वेश्चन सी वाला कहता क्या है। तो प्यारे भाइयों, हमने जो है क्वेश्चन नंबर पहले का बी वाला भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे सामने सी वाला है, क्वेश्चन नंबर पहले का सी वाला। और सी वाला कहता क्या है, देखिए ध्यान से, ये कह रहा है क्या कि सिद्ध कीजिए कि 2 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या, सॉरी यहां पर मैं अपरिमेय लिख दिया, अपरिमेय संख्या रहेगी, ऐसे सवाल आपका है, अपरिमेय रहेगा, ठीक ना, हमें अपरिमेय दिखाना है। तो इसके लिए आप लोग जो है ये जानते हैं कि जब हमें 2 कड़ी में 3 को अपरिमेय संख्या दिखानी है तो इसको हम लोग सबसे पहले परिमेय संख्या है ये मान के चलते हैं, है ना। तो आइए इसको फटाक से मानते हैं कि 2 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहां पर क्या कि माना 2 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, ऐसे लिख लिया जाए, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये मैंने मान लिया, इतना मैंने काम कर लिया। अब आप ये जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे यहां पर क्या कि इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे कि ये हो जाएगा 2 कड़ी में 3 बराबर में आएगा a बटा b। क्यों लिखा मैंने इस तरह, क्योंकि 2 कड़ी में 3 को मैंने क्या माना है, परिमेय संख्या, और किसी भी परिमेय संख्या को अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। जहां पर आप ये जानते हैं कि जहां पर a तथा b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, और उसके साथ ही साथ ये भी कहेंगे क्या कि a एंड b बिलोंग टू इंटीजर, मतलब ये कोई पूर्णांक से बिलोंग करते हैं। इतना आप लोग सब लोग बेसिक जानते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इस समीकरण से कड़ी में 3 को अलग करना पड़ेगा। तो कड़ी में 3 को जब अलग करेंगे तो 2 जाएगा बटे में, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये आएगा कड़ी में 3 बराबर a बटा 2b हो जाएगा, ये मिलेगा। अब आप देखिए ध्यान से, जब भी आपके पास कड़ी में 2 रहे, कड़ी में 3 रहे, कड़ी में 5 रहे या कड़ी में 6 रहे, तो ये ऐसी संख्याएं हैं डाटा के जो एक प्रकार की अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो कड़ी में 3 भी अपरिमेय संख्या है, पहले इसको लिखते हैं, चूंकि कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है, लिखते हैं इसको है। लेकिन यहां पर क्या, चूंकि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए ध्यान से, जब कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है और a बटे में 2b परिमेय संख्या है, तो कोई भी अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के कैसे बराबर हो सकती है भाई, बराबर तो दिया यहां पर है, लेकिन ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल है ही नहीं है आपका। तो इसको लिखेंगे कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु ऐसे लिखेंगे, परंतु a बटा 2b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ऐसे लिखना पड़ेगा हमको, एक परिमेय संख्या है, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या, a बटा 2a एक परिमेय संख्या, और जबकि दोनों बराबर में दे रखे हैं, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो हम ये कहेंगे क्या कि यह एक विरोधाभास को प्रकट कर रहा है, क्योंकि पॉसिबल नहीं ये चीज है। तो लेकिन यहां पर क्या कि अतः यह एक, ऐसे लिखेंगे, यह एक विरोधाभास को प्रकट करता है, विरोधाभास को प्रकट करता है, इतना मैंने लिख दिया यहां पर है, प्रकट करता है।
अप्रकट करता है तो इसका मतलब ये कि हमारा माना हुआ गलत है ना। इसलिए लिखेंगे यहां पर इसलिए हमारा माना हुआ गलत है। हमारा माना हुआ गलत है। आज जब माना हुआ गलत है तो ये दो कड़ी में 3 एक परमेय संख्या नहीं बल्कि क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या। तो लास्ट में लिख दीजिएगा कि अतः 2 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना मैंने लिख दिया। अब मेरे भाई इसी के बाद हम लोग इसमें कुछ नहीं करने वाले हैं क्योंकि प्रॉपर एकदम पूरा सॉल्यूशन इसे आप मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप, मुझे उम्मीद होगी कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसे सवाल तो पेपर में हर बार पूछ देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। इसलिए ऐसे सवालों में एकदम चाट डालो, रट डालो, ये प्रैक्टिस कर डालो इतना कि देखते ही समझ में आ जाए करना क्या है हमको है। इसमें लिखना थोड़ा ज्यादा है लेकिन कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठना चाहिए, ठीक है ना। मिटाते हैं, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कहता क्या है, ठीक है भाई। तो बड़े भाई मैंने जो है क्वेश्चन नंबर पहले का सी भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारे सामने दिया है डी वाला। डी वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको लगाते हैं, देखते डी वाला कहता क्या है। ये कह रहा है क्या कि एक घन का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यों है, ठीक है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मुझे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आयतन दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए घन की भुजा निकालेंगे, जिसको मैंने मान लिया यहां पर कि माना घन की भुजा कितनी है, x सेंटीमीटर है। अब आयतन दिया है, इसको देखते हैं कि इसके साथ हम क्या कर सकते हैं। चूंकि लिखेंगे यहां पर क्या कि जो घन का आयतन है, घन के आयतन का मान दिया है हमारे पास 729 सेंटीमीटर का क्यों दे रखा है, कितना दे रखा है। अब इसके बाद हमें निकालना है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे यहां पर क्या कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ध्यान से, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ऐसे लिख लेते हैं यहां पर है, ताकि हल करने में कोई दिक्कत ना हो। एक बात मैं याद दिला दूं, फार्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका फार्मूला होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। और मैंने भुजा को माना x है, तो आएगा आपके पास 6 गुणे हो जाएगा x का स्क्वायर, ये ले लेंगे। अब इसी का मान हमें निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए घन के आयतन का जो मान दिया है इसका यूज करना पड़ेगा। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ये दिया हुआ है, तो कैसे लिखेंगे। घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा का क्यू होता है, मतलब लिखते हैं यहां पर है, इसका फार्मूला होता है हमारे पास क्या, भुजा का क्यू। और सॉरी, ये भुजा का क्यों रहेगा, भुजा का क्यों ये फार्मूला होता है। और इसी भुजा का क्यू का मान दिया है 729 दिया हुआ है। भुजा को मैंने x मान लिया तो हो जाएगा x का क्यू। तो लिखेंगे हमारे पास आएगा क्या, इट इंप्लाइज दैट x का क्यू बराबर, ये जो दिया है ना, ये 9 का क्यू है या 9 का घन है, तो ये आएगा आपके पास 9 के पावर में 3। और जब घात समान हो तो आधार भी समान हो जाता है। तो प्रॉपर ये कह लिया जाए कि x बराबर हमारे पास आ गया 9 सेंटीमीटर, ये हमको मिल गया x का मान। इसी x के मान को उठा करके यहां रख देंगे तो कितना आएगा, जरा देखिए ध्यान से, ये बराबर में आएगा 6 गुणे x का मान रखेंगे 9, तो आएगा 9 का स्क्वायर बराबर में आएगा 6 गुणे 9 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 81, गुणा करना है हमको है, गुणा करेंगे तो आएगा 6 कम में 6, 8 हो जाएगा 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमको मिल जाएगा आंसर। बहुत सिंपल ये भी क्वेश्चन है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि सबको समझ में आया होगा। अब इसी के बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है भाई। तो प्यारे भाइयों, हमने क्वेश्चन नंबर जो है पहले का डी वाला भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर पहले का ई। और पहले का ई देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर ई। ये कह रहा है क्या कि बिंदु 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंत विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब आपके पास 2 बिंदु दिया, इनको मिलाने वाला रेखाखंड 1:2 अनुपात में विभाजित होता है। जो विभाजित होता है उस विभाजन बिंदु का
मुझे निर्देशांक ज्ञात करना है, सीधे सीधे ये कह लिया जाए। अर्थात ये कि ये जो मान लिया जाए कि पहला बिंदु दिया है, पहला बिंदु का निर्देशांक दिया हमारे पास है कितना 2, -3 ये दिया है, और एक दूसरा बिंदु दिया हमारे पास है वो दिया है -4, 6। इनको मिलाने वाला रेखाखंड को कोई बिंदु अंतः विभाजित करता है, तो उस बिंदु का मुझे निर्देशांक ज्ञात करना है। लेकिन ये बिंदु इस रेखाखंड को 1:2 क्या 1:2 के अनुपात में विभाजित कर लेता है, तो मुझे इसका ही निर्देशांक निकालना है, अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक। इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, मैं लिखता हूं क्या कि अंतः विभाजन करने वाले, ऐसे लिखेंगे यहां पर, अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के, अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक, और इसके फार्मूला होता है बराबर में, सॉरी मैं इसको निर्देशांक को बराबर यहां लिख रहा हूं के निर्देशांक, ऐसे लिख रहा हूं निर्देशांक, उसके बाद बराबर लगाएंगे निर्देशांक बराबर, फार्मूला होता है क्या कि m1 उसके बाद होता है x2 प्लस m2 x1 बटे में होता है m1 प्लस m2, ये आपका होता है। फिर कामा लगाते हैं, ये होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में होता है m1 प्लस m2, ये होता है आपका। तो इसी फार्मूले पे आप मान को रख देंगे तो हमें अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक पता चल जाएंगे। लेकिन मान रखा जाए कैसे, तो समस्या नहीं है, आपके पास सब कुछ दे रखा है। इसको आप लोग जो है x1 y1 मान लीजिएगा, इसको x2 y2 मान लीजिएगा, और ये एक आपका m1 है, दो आपका m2, बस मान को रख देना उठा करके यहां पर के रखते हैं। बहुत सिंपल चीज ये, बराबर में आएगा, कोष्टक में m1 दिया है, m1 का मान 2, तो 2 गुणे x2 है, x2 का मान -4 आएगा, -4 प्लस m2 है, m2 का मान हो जाएगा 2 गुणे x1 दिया है, x1 का मान 2 तो जाएगा 2, और बटे में आएगा m1 प्लस m2, m1 का मान 1, m2 का मान 2, तो आएगा 1 प्लस में 2। फिर लगाएंगे कामा, m1 दिया है, m1 का मान 1 गुणे y2 दिया है, y2 का मान 6 प्लस में आएगा m2 का मान हो जाएगा 2, और y1 का मान आएगा -3, ये हमको मिलेगा -3 बटे में आएगा m1 प्लस m1 का मान 1, m2 का मान 2, तो आएगा 1 प्लस में 2, ये हमको मिलेगा मेरे भाई। सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, या इसको मैं यहां हल कर रहा हूं, बराबर कितना आएगा देखिए, हाई गुणा करेंगे तो 4 दूना के हो जाएगा -8 प्लस 2 दूना के 4, और बटे में आएगा 3, कामा लगाएंगे यहां पर, ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 कम में 6, और ये हो जाएगा प्लस माइनस में 6 बटा आएगा 3, ये मिल जाएगा, इससे कट जाएगा, ये घटाएंगे तो बचेगा आपके पास माइनस हो जाएगा 4 बटे में 3 कामा 0, ये हमको मिल जाएगा आंसर। बहुत सिंपल ये भी है, ठीक मेरे भाई। तो हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 का ई वाला भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एफ की ओर, देखते हैं पहले का एफ कहता क्या है। तब तक मैं इसको मिटाता हूं और मिटाने के बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर एफ क्या है। तो मेरे भाइयों, हमने क्वेश्चन नंबर ई वाला भी कंप्लीट कर लिया। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 का एकदम अंतिम है एफ, ठीक ना। एफ कहता है क्या, इसको हम लोग पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। देखिए ये कह रहा है कि निम्नलिखित आवृत्ति वितरण में से माध्य ज्ञात कीजिए। हमें माध्य ज्ञात करना है, जिसके लिए ये बारंबारता या वर्गित आंकड़ा दे रखा है। अब माध्य निकालने को हम लोग जानते हैं, फार्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से, माध्य निकालना हमको है, और माध्य को मेरे भाई दर्शाते हैं किससे, x बार से, x बार से, और x बार बराबर में होता है आपके पास समेशन fi, और xi बटे में होता है समेशन fi। ये आपका फार्मूला होता है माध्य निकालने का, सिंपल चीज ये है। तो कैसे हम लोग fi xi निकालेंगे, ध्यान देना है। पहली बात तो यहां पर आवृत्ति दे रखा है इस आंकड़े में, इसी आवृत्ति f को हम कहते हैं fi, ये कहते हैं आवृत्ति fi हो गया, और इसी fi का निकालना है समेशन। तो भाई इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो यहां पर आएगा समेशन fi, और कितना आएगा जोड़ने पर, देखिए ध्यान से,
पहली बात तो 12 8 20, 20 10 30, 30 और उसके बाद 11 हो जाएगा 41, 41 और 9 हो जाएगा आपका 50। तो समेशन एफ आई का मान आ गया 50। उसके बाद हमें निकालना एक्स आई है, तो एक्स आई निकालने के लिए इस वर्ग अंतरालों को जोड़ करके, मतलब निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके 2 से भाग करते हैं। तो 0 और 10 जुड़ेगा तो आएगा 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, ये आएगा 5। उसके बाद इसमें देख रहे हैं 10 का अंतर है, यहाँ 10 का अंतर ले लो, तो 10 के बाद हो गया 15, 15 के बाद आएगा आपके पास 25, 25 के बाद आएगा आपके पास 35, 35 के बाद आएगा आपका 45, ये मिल जाएगा। उसके बाद इसका गुणा करना है बस, और कुछ नहीं। कितना आएगा 8 25 40, ये पूरा हो जाएगा 40। 12 गुणा करना है 15 में, तो 12 25 60, 60 की 0 हासिल आया 6, 12 कम में 12, 12 6 हो जाएगा 18, तो आएगा 180, ये मिलेगा हमको। उसके बाद ये गुणा करेंगे तो आएगा आपके पास 250, ये हो जाएगा। गुणा करेंगे 11 5 55 के 5 हासिल आया 5, 11 33, 33 में 5 जोड़ी हो जाएगा आपका 38, 338 हो जाएगा। 9 गुणा करेंगे 45 में, तो आएगा 9 5 45 के 5 हासिल आया 4, 9 चौके 36, 36 4 हो जाएगा 40, 405 आ गया। अब इसको जोड़ना है मेरे भाई, तो जोड़ देते हैं। देखिए ध्यान से, मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं कॉलम को। जोड़ेंगे तो आएगा समेशन एफ आई और इंटू हो जाएगा एक्स आई, ये होगा आपका। जोड़ते हैं 0 0 0 आपका 5 5 10, 10 हो जाएगा 0 हासिल आएगा आपके पास 1, मैंने यहां लिख दिया। फिर 8 4 12, 12 5 17, है ना, 12 5 17, 17 और 17 8, 17 8 कितना हो जाएगा 3 5 25, 25 और इसमें जोड़ेंगे हो जाएगा 26, पे 6 हासिल आया 2। चलिए उसके बाद यहां जोड़ना हमको है, हाई 1 और 2 3, 3 3 6, 6 6 6 4 10, 10 2 22, ये मिल जाएगा हमको। तो समेशन एफ आई और एक्स आई का मान मिल गया 2660। इस मान को उठाकर इसमें रखते हैं, रखेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स बार बराबर, इसका मान तो निकाला मैंने, आया 2600 2260 और इसका मान आ गया 50, ये 0 0 कट जाएगा, आएगा एक्स बार बराबर आएगा 226 बट्टा हो जाएगा 5, भाग करना मेरे भाई, तो आएगा एक्स बार बराबर भाग करने पर कितना जाएगा। देखिए ध्यान से, मैं 5 से भाग कर रहा हूं, यहां पर हूं 226 में, तो 5 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा, आएगा 5 चौक के 20, 2 बचा 26 उतार लिया, हो जाएगा 5 5 25। उसके बाद यहां पर मैंने 1 बचा 1 उतार लिया, 10 में लगाएंगे 0 बढ़ेगा, आएगा 15 10, मतलब ये भाग करने के बाद आएगा 45.2 आएगा। इसी को हम लोग कहेंगे कि हमारा माध्य हो गया, एक्स बार हो गया, आंसर हो जाएगा ये। तो इस तरह से मेरे भाई हमने जो है क्वेश्चन नंबर पहले का एफ जितना भी सवाल था ए बी सी डी ई एफ सब कवर कर लिया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, उसमें भी एफ तक है लेकिन थोड़ा सा लेंथी सवाल उसमें रहेंगे, इसलिए मैं अब इसको बढ़ाकर क्वेश्चन नंबर 2 की स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है, उसको देखते हैं हम लोग, है ठीक है ना। देखिए तो प्यारे भाइयों, हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी खंड थे सब कंप्लीट कर लिया। अब हमारे सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी कहेगा सब करेंगे, नहीं कहेगा उसको भी करेंगे, है ना, क्योंकि भाई पढ़ना तो हमें सब कुछ है, इसलिए एकदम दिल थाम के बैठ रहिएगा और घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि मैं इसी वीडियो में, भले वो वीडियो 2 घंटे का हो 3 घंटे का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इसी वीडियो में और इसी क्लास में जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं 2024 के सबको आज खत्म करूंगा, ठीक ना। ज्यादा हम लोग वीडियो नहीं बनाएंगे, बस इसी क्लास में खत्म करना है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। 5 खंड हल करने हैं, 6 दिए होंगे आपके, तो हम 6 को भी हल करेंगे, 5 को ही नहीं बल्कि 6 भी हल करेंगे। समय भले लगे अधिक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब हल करेंगे। अब पहला इसका ए वाला खंड कहता है क्या, उसको देखते हैं। ये कह रहा है क्या कि बिंदु, यहां पर बिंदु लिख रहा है -4, 6, बिंदु ए लिखा है जिसका निर्देशांक दिया है 6, 10 और बी दिया है जिसका निर्देशांक दिया है 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। हमें यहां से अनुपात याद करना है कि अनुपात कितना होगा, अनुपात, और अनुपात को बेसिकली हम लोग लिखते हैं m1 अनुपात m2, ये हमें निकालना है। m1 अनुपात m2 होता है, ये हमें निकालना है। तो कैसे समझेंगे इस सवाल को, पहले देखिए 2 बिंदु दिया ए और बी, लिख लेते हैं। यहां पर ए दिया है, ए का निर्देशांक लिखेंगे यहां पर ए,
और इस ए का जो निर्देशांक हमारे पास है वो दिया है 6, सॉरी माइनस दिया है आपका -6, 10 ये दिया है। और बी का दिया है हमारे पास है कितना 3, -8 दे रखा है। इसको मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु जो है आपका -4, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, m1 अनुपात m2, इसी को हमें निकालना है। विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, हमें अनुपात निकालना है भाई। तो फार्मूला वही है जो अंतर विभाजन का अभी आपने लगाया था ना, उसी का प्रयोग करना है। देखिए ध्यान से, m1 अनुपात m2, मतलब मैं यहां लिख रहा हूं क्या कि m1 अनुपात m2 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। अब लिखेंगे यहां पर क्या कि अंतर विभाजन के सूत्र से लिखेंगे यहां पर क्या कि आप विभाजन बिंदु के निर्देशांक, जो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, इसकी बात कर रहे हैं। विभाजन बिंदु के निर्देशांक बराबर फार्मूला आप लोग जानते हैं। देखिए ध्यान से, फार्मूला होता है वही क्या मेरे भाई कि m1 फिर होता है x2 प्लस m2 फिर x1 बटे में आपका होता है m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है। कामा लगाएंगे यहां पर क्या, ये होता है m1 y2 प्लस होता है m2 y1 बटे में होता है m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है। अब आप देख रहे हैं क्या कि जो विभाजन बिंदु है ये, इसका निर्देशांक दे रखा है -4, 6, तो लिख लेंगे यहां पर आएगा इसलिए कितना, इसलिए हो जाएगा हमारे पास -4, 6 बराबर कोष्टक में m1 है, इसका मान तो निकालना है मेरे भाई। m1 की जगह m1 ही रहेंगे, गुणे में जहां पर x2 है उसका मान हो जाएगा 3, तो 3 प्लस m2 जगह m2 ही रहेगा, गुणे में जो x1 दिया है उसका मान आएगा -6, तो जाएगा -6 बटे में आपके पास आएगा m1 प्लस m2, कामा लगाएंगे। फिर m1 दिया है, m1 का मान अपनी जगह ही रहेगा, गुणे y2 है, y2 का मान हो जाएगा -8, तो -8, उसके बाद फिर प्लस m2 है, m2 का मान वही रहेगा लेकिन y1 का मान हो जाएगा 10, तो गुणे 10 बटे में m1 m2 रहेगा आपका m1 प्लस m2, ये इतना हमको मिलेगा प्रॉपर। थोड़ा इसको मैं और भी सॉल्व कर सकता हूं, सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना -4, 6 बराबर में आएगा कितना, देखिए ध्यान से सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई कितना आ सकता है, देखिए बहुत ही ध्यान दीजिएगा, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 3 m1, ये हो जाएगा -6 m2 और बटे में आएगा m1 प्लस हो जाएगा m2, कामा लगाएंगे, ये गुणा करेंगे तो आएगा माइनस में हो जाएगा 8 m1 प्लस में आएगा 10 m2 बटे में आएगा m1 प्लस हो जाएगा m2, ये हमको मिल जाएगा। अब एक चीज देखिए ध्यान से क्या कि हम देख रहे हैं कि ये जो बिंदु दिया है इसमें -4 भुज कहलाता है और 6 कोटि कहलाएगा, तो ये भी भुज है, ये कोटि है, तो भुज भुज के बराबर कोटि कोटि बराबर है। तो यहां पर लिखेंगे भुज तथा कोटि की तुलना करने पर, ऐसे लिख देंगे थोड़ा सा क्या कि भुज तथा कोटि की तुलना करने पर, और जब तुलना करेंगे तब हमको क्या क्या मिलेगा मेरे भाई, देखिए ध्यान जरा, पहला तो आएगा -4 आ जाएगा, ये आएगा -4 बराबर में आएगा 3 m1 माइनस हो जाएगा 6 m2 और बटे में आपके पास आएगा m1 प्लस हो जाएगा m2, ये मिलेगा। अब इसी को सॉल्व कर लो क्योंकि कोटि को लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहीं से हमें जो है m1 अनुपात m2 मिल जाएगा, है ना, तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो उसको है गुणा करेंगे तो आएगा आपके पास जाएगा माइनस में आएगा 4 m1 फिर माइनस जाएगा 4 m2 बराबर में आएगा आपके पास 3 m1 माइनस जाएगा 6 m2, ये हमको मिलेगा। उसके बाद m1 वाले को एक तरफ करते हैं और m2 वाले को एक तरफ करते हैं, तो ये आपका इधर आएगा माइनस में पहले लेंगे -4 m1 फिर आएगा माइनस में हो जाएगा 3 m1 बराबर में आएगा -6 m2 प्लस में ये इधर आएगा तो 4 m2, ये मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन आएगा माइनस में 7 m1 बराबर में आएगा आपके पास माइनस में 3 m2,
माइनस माइनस कटेगा, M12 जाएगा बटे में 7 जाएगा यहाँ पर, तो आपके पास आएगा M1 बटे में M2 बराबर में आ गया 3 बटा कितना जी 7, या इस लिख सकेंगे M1 अनुपात M2 बराबर में आएगा 3 अनुपात 7। ये हमें ज्ञात करना था और यही हमारा फाइनली रिजल्ट हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जोरदार क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है आपको बस केवल। तो मेरे भाई उम्मीद होगी कि आप लोग समझ में आया होगा। अब इसी के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो इस क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला भाग है, ठीक ना। देखिए मैं इसको पूरा मिटाता हूं और देखते हैं अगला बी वाला क्वेश्चन कहता क्या। तो प्यारे भाइयों, हमने जो क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए वाला खत्म किया, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर बी है दूसरे का। ये बी कहता क्या है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि यदि बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो थोड़ा सवाल को हम लोग पहले समझते हैं कि एक वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु ए है, ऐसे कह लिया जाए। इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो मान लिया जाए कि आपके पास ये वृत्त हो गया, ये वृत्त, और ये बच्चे वृत्त का केंद्र हो गया। वृत्त के केंद्र से 7.5 मान लीजिए ये दूरी आपकी 7.5 सेंटीमीटर की है और इतनी दूरी पर कोई बिंदु ए है, दूरी पर है मतलब बिंदु ए है। इस बिंदु ए से मैं एक स्पर्श रेखा खींचूंगा, इसका मैं नाम दूं यहां पर बी। तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई हमारे पास दे रही है 6 सेंटीमीटर, ये दे रखी है। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी। आप जानते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये लंब होती है, ऐसे सिंपल चीज है ये। और त्रिज्या को मैं r मान लेता हूं, यहां पर हूं, इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम ये लिखेंगे यहां पर क्या कि चूंकि जो आपका OB है ये लंब किससे होता है, AB पर, AB पे लंब है, तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ऐसे अगर मैं बात करूं तो समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब आधार बन सकते हैं आपके पास। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे यहां पर क्या कि पाइथागोरस, ऐसे पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या, देखिए ध्यान जरा, प्रमेय से ये कहता क्या है कि कर्ण का स्क्वायर कर दिया है आपके पास OA का स्क्वायर बराबर लंब आधार हो सकते हैं, आएगा आपके पास OB का स्क्वायर प्लस हो जाएगा AB का स्क्वायर, ये हमें मिलेगा। इसका मान दिया है 7.5, तो आएगा 7.5 का स्क्वायर बराबर OB दिया है, OB का मान तो निकालना है जिसको मैंने R मार लिया है, तो ये R का स्क्वायर ले लेते हैं सीधे सीधे, प्लस में AB दिया, AB की लंबाई 6, तो 6 का स्क्वायर। अब 7.5 का स्क्वायर होता है 55.25, ये सीधे सीधे मैं कर रहा हूं, 55 होता है 25 बराबर में R का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर होता है 36। इसको भेजेंगे इधर, प्लस में माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा R का स्क्वायर बराबर में आएगा 55 हो जाएगा 25, माइनस में आएगा 36, घटाएंगे तो R स्क्वायर बराबर में कितना बचेगा, ये 15 में से 6 जा बचेगा 9, 4 में से 3 जा बचेगा 1, 10 में हो जाएगा 2, 5। इसको कड़ी में भेज दो, कड़ी में आपके पास कितना सकता है, R बराबर हो जाएगा कड़ी में 19.25। अब थोड़ा सा ना यहाँ पर हमें कड़ी से बाहर निकालना बड़ा थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिएगा सेंटीमीटर लिख करके, ऐसे सेंटीमीटर, ताकि कोई दिक्कत ना हो, पूरा प्रॉपर आपका आंसर भी हो सकता है। जिसको अगर कड़ी को निकालने का तरीका पता निकाल लीजिए, मैं निकालूंगा थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है निकालने का तरीका पता है या अंदाजा कोई आता है तो निकाल लीजिएगा, लेकिन छोड़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर बी वाला भी कंप्लीट कर लिया दूसरे का। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सी की ओर। तो मेरे भाई इसको मैं मिटाता हूं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सी कहता क्या है, ठीक है। तो प्यारे भाइयों, हमने जो है क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी वाला भाग खत्म कर लिया था। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर सी है और सी काफी इंटरेस्टिंग सवाल दे रखा है और इसको हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमारा कहता क्या है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये एक प्रकार का प्रमेय है। कौन सा प्रमेय है, आप लोग पढ़ेंगे तो याद होगा, ये थेल्स प्रमेय का विलोम है।
थेल्स प्रमेय का विलोम भाई है, क्योंकि उसी को उठाकर यहाँ पे प्रश्न में दे दिया है और 2024 में ये क्वेश्चन आपका था ही। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और बढ़िया तरीके से समझेंगे कैसे इसको हल किया जाएगा, ठीक ना। अब मान लीजिए 2023 में 24 में आपका थेल्स प्रमेय का विलोम पूछा है, तो सकता है 2025 में थेल्स प्रमेय ही पूछ दे, तो इसलिए ध्यान रखना है थेल्स प्रमेय आपको तैयार करना है बढ़िया से, ठीक ना। जिन भी साथी को थेल्स प्रमेय अगर नहीं भी समझ में आएगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज, पहले हमारे पास एक त्रिभुज बनाते हैं भाई, एक त्रिभुज लिया मैंने यहां पर। अब इस त्रिभुज का नाम दिया जाएगा ए, यहां पर मैं बी और सी, एक त्रिभुज मैंने ए बी सी ले लिया। कह रहा है कि त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, मतलब आपके पास ये दो भुजा है, एक मैं ए बी और एक सी ले रहा हूं, इस पर मैंने एक बिंदु जो है डी लिया, इस पर एक बिंदु मैंने ए लिया। कि कह रहा है कि दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा, मतलब जब इसको मिलाएंगे तो एक रेखा होगी और ये रेखा इस त्रिभुज के भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी, एक ही अनुपात में। तो इसको थोड़ा मैं लिखता हूं यहां पर हूं कि माना एक त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाओं कौन कौन भुजाओं की बात हो रही बेटा, ध्यान रखना है, इसमें है दो भुजाओं, एक हो गया ए बी तथा हम बात करेंगे AC पर दो बिंदु, AC पर बिंदु कौन कौन है आपका, AC पर बिंदु एक हो गया D तथा E है, D तथा E है, ये मैंने ले लिया, ठीक है मेरे भाई। अब हमें सिद्ध एक्चुअली ये करना है क्या कि जब हम लोग D और E को मिलाते हैं तो जो रेखा बनती है, रेखा तीसरी भुजा BC के समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। लेकिन जैसे इसको मिलाते हैं तो यह AB और AC एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब ये कि हमारे पास अब आएगा क्या, जरा देखिए, ये आएगा AD बटे में हो जाएगा DB बराबर में हो जाएगा क्या कि AE बटे में हो जाएगा EC। ये आपका जो है प्रश्न में दे रखा है, मतलब ये चीज हमारे पास दिया है, ये दिया है, ठीक ना, इतना दिया हमारे पास है। हमें सिद्ध करना है क्या, लिखेंगे यहां पर क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है मेरे भाई, देखिए ध्यान जरा, सिद्ध करना है कि जो रेखा DE है वो भुजा BC के समांतर है, रेखा जो आपकी DE है वो समांतर किसके, BC की, ये सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने से लिए हम क्या करें कि एक रचना करनी पड़ेगी मेरे भाई, रचना क्या करनी पड़ेगी कि इस बिंदु D के ऊपर, जो बिंदु E है, इस E के ऊपर हम एक कोई बिंदु लेते हैं, ऐसे देखिए ध्यान जरा, और ये मैंने कोई बिंदु यहां पे लिया E और इसका मैं नाम दूं E'। ये बिंदु E को जब हम D से मिलाएंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो बिंदु E' है, जैसे ही मैंने इसको D से मिलाया तो DE' भुजा BC के समांतर ये मान के हम चल रहे हैं। मतलब इस तरह लिखेंगे यहां पर क्या कि भुजा AC पर एक बिंदु, भुजा AC पर एक बिंदु D लिया, एक बिंदु E' लिया, ऐसे लिखेंगे यहां पर, एक लिया, जो भुजा BC के समांतर है, जो भुजा BC के समांतर है। मतलब आप ये देख रहे हैं, अतः करके, अतः जो आपका DE' है ये समांतर किसके, BC की, ये मैंने ऐसा इस प्रकार से रचना की है। अब आपको ये पता ना चाहिए कि जब ये DE' BC के समांतर है तो थेल्स प्रमेय कहता क्या है कि जब किसी त्रिभुज के भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो उसकी अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है, ये कहना चाहता है वो। तो हम अब ये समांतर तो हो गया DE' BC के, तो थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हैं, लिखेंगे यहां पर क्या कि थेल्स प्रमेय से हो जाएगा आपका थेल्स प्रमेय से, और थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, ये आएगा AD बटे में DB हो जाएगा, AD बटे में हो जाएगा DB बराबर,
आएगा ए ई डैश बटे में हो जाएगा ई डैश सी हो जाएगा। इसको मैं नाम दूं समीकरण नंबर सेकंड, और यहां पर जो समीकरण बनाया गया इसको मैं एक नाम देता हूं। अब समीकरण एक और दो को देखेंगे जरा। एडी बटे में डीबी और बराबर में यहां पर एडी बटे में डीबी, दोनों चीज सेम है। तो जब दोनों समीकरणों का एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर जाएगा। तो मैं यहां लिखूंगा समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से, और समीकरण एक और दो से हमको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा ए ई बटे में हो जाएगा ई सी, बराबर में आएगा ए ई डैश बटे में हो जाएगा ई डैश सी, ये मिलेगा। अब यहां पर एक लॉजिक ये समझना है कि जो बिंदु मैंने ई डैश लिया है ये जस्ट थोड़ा सा ई के ऊपर है, मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि बिंदु ई डैश ई के बिल्कुल पास है। और जब ई डैश ई के बिल्कुल पास होगा तो मैं सिंपली ये कह सकता हूं कि ये ई डैश ए ई के बराबर हो सकता है, ए ई डैश ए ई के बराबर हो सकता है। ये ऐसा हम लोग सोच लें कि चूंकि हम लोग यहां पे ये कह लें कि ए ई का जो मान है वो ए ई डैश के ही बराबर है, क्योंकि ई डैश जो ई डैश है वो बिल्कुल ई के करीब में है। इस वजह से आपका ए ई का मान ए डैश के बराबर जाएगा अप्रोक्सीमेट। तो आप यहां पर जहां पर ए ई दिया है उस ए ई के स्थान पर ए डैश यहां रख देंगे, रखेंगे तब हमारे पास आएगा, इसलिए क्या, इसलिए जाएगा ए ई डैश बटे में आएगा ई सी, बराबर हो जाएगा ए ई डैश बटे में हो जाएगा ई डैश सी। इससे ये आपका कटेगा तो हमारे पास आएगा क्या, ई सी बराबर हो जाएगा ई डैश सी। मतलब ये कह लिया जाए हमने क्या कहा कि देख रहे हैं कि दोनों चीजें यहां से भी और यहां से भी दोनों चीज बराबर है। और आप जानते हैं कि जो डीई है, डीई वो डीई डैश और डीई दोनों चीज लगभग सेम है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ई और ई डैश दोनों एक ही बिंदु है, ई और ई डैश एक ही बिंदु है। तो हम ये यहां पर कह सकते हैं क्या कि अतः करके, अतः ई तथा ई डैश एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है। और जब एक ही बिंदु है मेरे भाई तो हमारे पास क्या आ सकता है कि जब आपका डी ई डैश समांतर बीसी के है तो ई डैश के स्थान पर ई भी आ सकता है। तो मैं प्रॉपर कर सकता हूं, इसलिए क्या, इसलिए हमारे पास आएगा डी ई समांतर हो जाएगा बीसी। ये हमें प्रूफ करना था और इसी बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, काफी मजेदार है, इससे अधिक आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो इतना मैंने काम कर लिया और आपका जो प्रूफ है यहां से स्टार्ट होना चाहिए, प्रमाण यहां से स्टार्ट है आपका प्रमाण, ठीक ना। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रकार की दिक्कत होगी तो आप जरूर बताइएगा। और हाँ, जिन भी साथियों को थेल्स प्रमेय अगर नहीं समझ में आया है क्लास में पढ़ते वक्त तो वो साथी कमेंट में जरूर बता देंगे ताकि मैं उनको जो है थेल्स प्रमेय पढ़ा सकूं। और थेल्स प्रमेय 2025 में आने के बहुत सारे चांसेस हैं, इसलिए आप लोग थेल्स प्रमेय को तैयार रखिएगा, ठीक ना। तो मैं इसको मिटा करके अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी हमारा क्या कहता है। तो प्यारे भाइयों, हमने डी वाला भी कंप्लीट कर लिया, सॉरी सी वाला भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारे सामने ई वाला आ गया है, सॉरी डी वाला आ गया है। तो अब इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हमारा कहता क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग ये भी सवाल है, एक बार इसको पढ़ते हैं। सवाल ये कह रहा है क्या मेरे भाई कि दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की संख्या की बात कर रहा है, मतलब इकाई और दहाई दो अंक की बात कर रहा है, में अंकों का योग 12 है। तो पहले इसको मैं समझता ये हूं इस तरह से, दो अंकों की बात कर रहा है जिसे मान लिया जाए कि हमारे पास दो अंकों की संख्या मैंने कहा 45 है। ये मतलब एग्जाम्पल रूप में समझाना चाहता हूं मैं। ये दो अंकों की संख्या है जिसमें पांच आपका जो है इकाई है, पांच आपका इकाई है और चार आपका दहाई है, ऐसे आप लोग समझते हैं। तो इसको मैं लिखने का एक तरीका बता दूं, इकाई को आप पांच केवल 5 लिखेंगे, लेकिन जो दहाई इसको लिखने का तरीका ये होगा कि 40 प्लस कर देंगे, 40 में 5 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। इसलिए जब भी दो अंकों की संख्या दी रहेगी तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 40 प्लस में 5, जैसे मैंने यहां पर लिखा है 45 को। एक और समझते हैं, मैंने लिखा है यहां पर 58, इस 58 में 8 इकाई है 5 दहाई है, तो 8 को अकेला लिखेंगे और 5 के साथ लगाएंगे 50, जीरो लगा देंगे तो जाएगा 50 प्लस में 8 58 बन जाएगा। अच्छा, एक चीज और, इसको लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 10 प्लस में 8। ये कहना है, कहने का मतलब ये है
कि इस 58 का प्रसार हम इस तरह कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। कैसे मेरे भाई? इसको लिखते हैं 4 गुणे 10 प्लस में 5, ये एकदम प्रसार है, ठीक ना। जैसे मैं फिर एक कहता हूं, यहां पर आपके पास चलिए 72 हो गया, 72 को लिखेंगे क्या? 7 गुणे 10 प्लस में 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो किसी भी दो अंकों की संख्या को इस फॉर्मेट में लिखने का तरीका सबको अगर आता है तो क्वेश्चन लगा लेंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन बोल रहा है। अब जिससे मान लिया जाए कि मेरे पास दो अंकों की संख्या एक x y है, ऐसे बोल दिया जाए, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ये तो आपका x रहेगा ही, बाकी आगे 10 हो जाएगा, तो 10x प्लस में y बना सकते हैं। इसी प्रकार अगर अंकों को उलट दिया जाए, मतलब y को पहले x को बाद में कर दे, तो ये आपकी संख्या आ जाएगी 10y प्लस में x हो जाएगा, ऐसे बदल दिया जाए। इसको उल्टेंगे तो आएगा 85 हो जाएगा, इसको उल्टेंगे तो आपका 54 हो जाएगा, ऐसे बदल सकता है। तो यहां पर ये ध्यान देना है कि जब हम दो अंकों की संख्या लिखेंगे तो ये चीज आपका जो है ध्यान देंगे, ये चीज आपका याद रखना पड़ेगा कि दो अंकों की संख्या को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और अंकों को उलटने पर हमारे पास ये रूप बनेगा, है ना। तो सवाल हमारा कह रहा है क्या कि दो अंकों की एक संख्या, दो अंक संख्या हमारे पास है, में अंकों का योग 12 है। जो दो अंक संख्या हम लोग मानेंगे उन्हीं अंकों का योग 12 दे रखा है। फिर कह रहा अंकों का स्थान बदल देने पर आपस में चेंज करेंगे, पहले एक्स वाई मानेंगे तो हम उसको उल्टा कर देंगे, वाई एक्स हो जाएगा। बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब एकदम सिंपल बात है, हम लोग यहां पे मान के चलेंगे कि माना दो अंकों की संख्या एक्स वाई है, ऐसे लिखते हैं यहां पर। सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगे। ये मान लिया जाए कि माना दो अंकों की संख्या, सॉरी दो अंकों की संख्या मेरे भाई हम लोग क्या मान लेंगे? इसको मान लेंगे कि एक्स वाई, ये मैंने मान लिया है, ऐसे मैंने मान लिया। अब दो अंकों की संख्या में एक्स वाई मैंने मान लिया, जहां पर वाई आपका इकाई है और एक्स आपका दहाई है, लिख देंगे यहां पर, जहां पे कि जहां ऐसे करेंगे एक्स आपका दहाई हो जाएगा, एक्स दहाई और y आपका हो जाएगा क्या? y हो जाएगा इकाई, ऐसे ले लिया मैंने। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। फिर कह रहा है क्या कि एक संख्या मैंने मानी दो अंकों की, कह रहा अंकों का योग, जो संख्या मैंने मानी है इन्हीं अंकों का योग 12 दे रखा है। अर्थात ये कह रहा है कि प्रश्न में प्रश्नानुसार चलेंगे हम लोग, प्रश्नानुसार ये कहना चाहता है कि जो आपका अंक दिया है एक्स और वाई, इनका योग 12 है, तो x प्लस में y आपका 12 के बराबर जगह, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ये प्रॉपर कहना चाहता है। उसके बाद फिर प्रश्न कह रहा है क्या कि अंकों का स्थान बदल देने पर, मतलब जो अंक आपके x और y है इसको हम बदल दें, y को पहले x को बाद में कर दें, तो अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो पहले ये ध्यान देना है कि जो एक्स वाई है, ये दो अंक संख्या मैंने मानी है, इसका हम लोग प्रसार कर सकते हैं। लिखेंगे यहां पर क्या कि एक्स वाई का प्रसार, थोड़ा ध्यान देंगे जरा, एक्स वाई का प्रसार आपके पास क्या होगा? हो जाएगा 10x प्लस में y। ये एक्स वाई को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर मैं पलटूंगा, लिखेंगे यहां पर क्या, अंकों का स्थान, ऐसे लिखेंगे अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या हो जाएगी yx होगी। और इस yx का प्रसार क्या होगा? देखिए ध्यान से, वो लिखेंगे यहां पर क्या कि yx का प्रसार, yx का जो प्रसार हमको मिलेगा मेरे भाई, ये आएगा 10y प्लस में x, ये मिलेगा। अब यही कह रहा है क्या कि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। मतलब पहले संख्या हमारे पास 10x प्लस वाई थी, लेकिन जैसे मैंने इसके स्थान को बदला तो ये संख्या प्राप्त हुई, और यही संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, ये कहना चाहता है।
तो इस बात को मैं समझाऊं, यहां पर लिखूं पुनः प्रश्नानुसार, ध्यान देना, पुनः प्रश्नानुसार की बात करता हूं मैं, पुनः प्रश्नानुसार ऐसे समझेंगे। पुनः प्रश्नानुसार क्या कि संख्या के स्थान को बदल देने पर प्राप्त संख्या, मतलब जैसे मैंने एक्स वाई को वाई एक्स लिखा तो हमको ये मिला, और ये जो मिला तो ये संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है भाई। अर्थात ये कि x प्लस वाई का जो मान होगा हमारे पास, x 10x है आपके पास, ये 10x प्लस में y का जो मान होगा, इसका मान इससे आपका 18 अधिक होगा, तो आएगा 10y प्लस x प्लस में हो जाएगा 18। ये कहना चाहता है, प्लस में 18 होगा, ये कहना चाहता है। मतलब ये कि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या जो होगी वो दी गई संख्या से 18 अधिक है, ये प्रॉपर कहना चाहता है। तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगा 10x प्लस वाई बराबर में 10y प्लस x बराबर 18, ये मिलेगा। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो इसको हमारे पास कितना आएगा, ये जाएगा 10x प्लस में इधर जाएगा तो जाएगा माइनस x, ये प्लस में y था, ये उधर जाएगा तो जाएगा माइनस में 10y बराबर में 18 रहेगा ही। इस चीज को मैं यहां लिखता हूं, थोड़ा सा देखिए, मैं इसको मिटाता हूं थोड़ा सा ना, तो इसको लिखते हैं, यहां पर है कितना आएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से, ये 10x में से x जाएगा तो बचेगा 9x, हाई आपका घटेगा तो आएगा माइनस में 9y बराबर आएगा 18। 9 को कॉमन करेंगे, इट इंप्लाइज दैट 9 ब्रैकेट में आएगा x माइनस y बराबर जाएगा 18। इसका मान निकालेंगे, 9 जाएगा बटे में, तो हमारे पास आएगा x माइनस y बराबर जाएगा 18। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब एक तो हमारे पास ये दिया है, दूसरा ये दिया है, इसको लेते हैं यहां पर है, देखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो हमारे पास क्या आएगा भाई, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 दिया है कितना, x प्लस वाई बराबर 12, दूसरा दिया है x माइनस वाई बराबर 18। अब क्या करें हम लोग, यहां पे 2 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा, 2 रहेगा आपका, यहां भी 2 आएगा, तो अब हम लोग क्या करें, जोड़ देंगे तो y से y कट जाएगा, लिखेंगे यहां पर जोड़ने पर, और जोड़ने पर आपके पास क्या 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 मेरे भाई, ये y से y कटेगा, x और x हो जाएगा 2x बराबर जाएगा आपका 12 2 14, इसलिए x का जब मान निकालेंगे तो आएगा आपके पास 7, x का मान 7 आ गया, x का मान 7 आ गया, तो y का मान निकाल लेंगे समीकरण 1 या 2 में रख करके, लिखेंगे यहां पर क्या कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो कितना आएगा, ये x का मान इसमें रखना है, x का मान 7 हो जाएगा, तो 7 प्लस वाई बराबर 12, तो पता होगा y का मान हो जाएगा 5, ऐसे मिल गया। अतः वह संख्या हमारे पास जाएगी 75, तो लिखेंगे यहां पर क्या, अतः दो अंकों की वह संख्या हमने क्या मानी थी भाई, जरा देखिए ध्यान से, 2 अंकों की संख्या हमने x y मानी थी, x का मान 75, y का मान x का मान 7, y का मान 5, तो आएगा आपके पास 75 है। इतना काम कर देंगे, काम खत्म, और इसके आगे कुछ नहीं करना है। तो आई होप, मुझे उम्मीद होगी कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ में आया होगा, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, और थोड़ा सा इस लॉजिक को ध्यान रखिएगा कि जब हम एक्स वाई लिखे तो इसका प्रसार क्या होगा, वाई एक्स लिखे तो इसका प्रसार क्या होगा, ठीक है ना। इसी के साथ हम लोग अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, ठीक है भाई। मैं इसको मिटाता हूं, तो प्यारे भाइयों हमने डी वाला भी कवर कर लिया है, अब हमारे सामने ई है, और मैं इस ई के बाद ही वीडियो को रोकूंगा यहीं पे, ठीक है ना, क्योंकि काफी लंबा समय हो जाएगा वीडियो को बनाते हुए, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप सभी लोगों को बढ़िया से पढ़ाई करने में किसी प्रकार कोई दिक्कत हो, इसलिए थोड़ा कम ही पढ़िए लेकिन मजेदार पढ़िए, है ना। तो इस ई को हम लोग खत्म करेंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन नंबर ये, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में केवल 5 खंड करने थे, जिसमें से मैंने 5वां यहाँ पर हल करने जा रहा हूं। उसके बाद हम लोग अब 3 की शुरुआत करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है, ठीक ना। तो हम इसको खत्म करेंगे और यहीं पे वीडियो हमारा समाप्त होगा, और आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे,
ठीक है मेरे भाई। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ई वाला। ये कह रहा है क्या कि द्विघात समीकरण कड़ी में 3x² माइनस 11x प्लस 8 कड़ी में 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अब मेरे भाई इसका हमें मूल निकालना है। तो मूल तो आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण तो इसके दो ही मूल प्राप्त होंगे। जिस समीकरण में एक चर की अधिकतम जितनी घात होती है उसके उतने ही मूल प्राप्त होते हैं। तो हल करते हैं, बहुत सिंपल तरीका एकदम है, गुणनखंड विधि लगाते हैं। यहाँ पर है, देखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन, और सोल्यूशन क्या होता है देखिए ध्यान से। ये लिखेंगे यहाँ पर क्या, गिवन दैट, मतलब हमारे पास दिया है, क्या दिया है, कड़ी में 3x का स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 कड़ी में 3 बराबर दिया है 0। तो गुणनखंड करने का एकदम सिंपल तरीका ये होता है कि हम इसका गुणा जो है इसी में करते हैं, गुणा करते हैं, और गुणा करेंगे तो भाई 8 कड़ी में 3 गुणा कड़ी में करेंगे, कड़ी खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास आएगा 8 कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 करेंगे तो आएगा आपके पास 8 गुणे 3 बराबर जाएगा 8 तरीके 24, ये मिलेगा हमको। इस 24 का खंड करेंगे, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, 24 का खंड करेंगे तो ये कटेगा आपका 2 से आएगा 12, फिर काटेंगे 2 से आएगा 6, फिर काटेंगे 2 से तो आएगा 3, 3 से काटेंगे तो मेरे भाई 1 आएगा, इतना आ सकता है। अब उसके बाद हम देख क्या रहे हैं कि ये हो जाएगा आपके पास कितना, 2 3 6 और 2 दूना की 4, 6 4 10 हो जाएगा, नहीं बनेगा काम यहां तक। उसके बाद ये देख रहे हैं कि 2 दूना की 4 दूना के 8, 8 में अगर हम लोग 3 को जोड़ देंगे तो 8 3 11, ये आ जाएगा बीच वाला। करते हैं, बहुत सिंपल चीज ये। तो कितना आएगा देखिए ध्यान से, ये हमारे पास आ जाएगा कड़ी में 3x का स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा, इसको लिखेंगे कितना 8 प्लस 3 और कोष्टक के बाहर x प्लस 8 कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा 0, इतना हो जाएगा। अब उसके बाद आगे हल करेंगे तो आएगा कड़ी में 3x का स्क्वायर, कोष्टक के बाहर माइनस से अंदर चिन्ह बदल जाएंगे तो हो जाएगा 8 कड़ी में 3, सॉरी 8x होगा केवल 8x, फिर प्लस सॉरी माइनस होगा, ये मैं गड़बड़ा रहा हूं, यहां पर आएगा आपके पास क्या माइनस 3x, फिर जाएगा प्लस 8 कड़ी में 3 बराबर होगा 0, इतना काम कर सकते हैं। अभी थोड़ा देखिए ध्यान से, इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा कड़ी में 3x का स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस 8x, इसको लिख सकते हैं क्या माइनस कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3x प्लस हो जाएगा 8 कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि गुणा करेंगे कड़ी का कड़ी में तो कड़ी हट जाएगी आपकी, सिंपल बात है ये। यहां से x को कॉमन करेंगे तो x को कॉमन करेंगे आएगा कड़ी में 3x माइनस हो जाएगा 8, यहां से हम लोग कड़ी में 3 को कॉमन करेंगे, सॉरी माइनस कड़ी में 3 कॉमन करेंगे, माइनस कड़ी में 3 मैंने कॉमन किया तो आया कड़ी में 3x माइनस हो जाएगा 8 बराबर हो जाएगा 0, इसको एक ब्रैकेट में, जो बच गया उसको एक ब्रैकेट में, तो आएगा कितना हमारे पास, हो जाएगा कड़ी में 3x माइनस 8, उसके बाद फिर हो जाएगा x माइनस कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा 0। अब करते ही क्या है, दोनों गुणनखंडों को बराबर 0 लेते हैं यहां पर भाई, तो लेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा कड़ी में 3x माइनस 8 बराबर 0, और दूसरा हमारे पास आएगा x माइनस कड़ी में 3 बराबर 0। सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा कड़ी में 3x बराबर जाएगा 8, इसलिए x बराबर में हो जाएगा 8 बटा कड़ी में 3, ये हमको मिल जाएगा, ठीक है ना, पहला मान मिल गया। दूसरा निकालेंगे यहां तो आएगा x बराबर हो जाएगा कड़ी में 3, ये हमको दूसरा भी मान मिल गया, ठीक है ना। तो इस तरह हमने x के दोनों मान निकाल लिए। तो मूल पूछ रहा था, लिख लेना यहां पर क्या कि अतः समीकरण के मूल कौन कौन है मूल भाई जरा बताइए। एक आ गया है 8 कड़ी में 3 तथा दूसरा आ गया है कड़ी में 3 है, इतना हमने काम कर लिया, सिंपल बात एकदम है। तो उम्मीद होगी कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सभी बच्चों को आता है, तो बहुत मजेदार तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्यारे भाइयों, हम लोग अब यहीं पे वीडियो को रोकते हैं और अगले वीडियो को हम लोग देखेंगे, अगले सवाल को अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से मैं अलविदा लेना चाहूंगा, ठीक है ना। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा, किसी प्रकार कोई डाउट्स हो तो हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आज का वीडियो हमारा कैसा रहा ये जरूर बताइए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, नमस्कार।